विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपनी कोशिका झिल्ली का ये अंतिम वीडियो है। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के प्रमुख कार्य। तो फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन अपन देखते हैं। वीडियो बड़ा नहीं बने इसलिए मैंने ये पहले ये लिख कर तैयार रखा है कि हम जानते हैं कि हमारी जो कोशिका झिल्ली है वो सजीव झिल्ली होती है और ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। तो ये कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला कार्य, इसका जो इम्पोर्टेंट कार्य है वो है पदार्थों का परिवहन। चाहे वो पदार्थ, चाहे वो तरल हो, चाहे ठोस हो, चाहे कोई अणु हो, चाहे आयन हो, उनका ये परिवहन करने का मुख्य कार्य करती है। अभी जो परिवहन है ये 3 तरीके से होता है। एक तरीका ये है कि कोशिका को ऊर्जा खर्च करनी पड़े, दूसरा तरीका है कि कोशिका बिना ऊर्जा खर्च किए हुए, और तीसरा होता है कि एक विशेष बड़ी मात्रा में अपनी कोशिका विशेष पुट्टिकाएँ बनाकर उसका परिवहन करें। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पदार्थों का परिवहन, इसका पहला कार्य है। और 3 तरीके से पदार्थों का परिवहन कोशिका झिल्ली करती है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं निष्क्रिय परिवहन। जैसे नाम से स्पष्ट है, निष्क्रिय, इसका मतलब है इसमें कोशिका झिल्ली है वो पूरी तरीके से निष्क्रिय रहती है। किसी भी तरीके से कोशिका की ऊर्जा खर्च नहीं होती है। तो इसमें होता क्या है कि जो पदार्थ होते हैं या अणु होते हैं या आयन होते हैं वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर सामान्य विसरण द्वारा गति कर जाते हैं। तो ये इस तरह की एक भौतिक प्रक्रिया होगी। तो हम ये कह सकेंगे निष्क्रिय परिवहन में कि आयन या अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना, ये एक निष्क्रिय परिवहन है। इसमें ऊर्जा का उपभोग नहीं होता है, अर्थात ऊर्जा खर्च नहीं होगी। ऊर्जा खर्च नहीं होगी तो सजीव कोशिका झिल्ली को कोई काम नहीं करना पड़ रहा है। तो इस कारण ये एक भौतिक प्रक्रिया होती है। ये प्रासरण द्वारा संपन्न होती है। और प्रासरण में ये कहते हैं कि एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा जो अणु या आयन होते हैं वो अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन कर जाते हैं। ये जो निष्क्रिय परिवहन होता है ये धीमी गति से होता है और बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है द्विदिशीय, दोनों दिशाओं में हो सकता है। कोशिका झिल्ली है तो उसके अंदर से बाहर की तरफ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, बाहर से अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, दोनों तरफ इस पदार्थों का परिवहन हो जाता है। ये अचयनात्मक क्रिया होती है क्योंकि इसमें कोशिका झिल्ली है वो निष्क्रिय होती है और पदार्थ है वो भौतिक प्रक्रिया द्वारा अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन कर जाते हैं। तो निष्क्रिय परिवहन कोशिका झिल्ली द्वारा किया जाता है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट काम है सक्रिय परिवहन। कोशिका बहुत बार सक्रिय परिवहन करने का भी काम करती है। ये सक्रिय परिवहन कब होता है? जब कोशिका को परासरण के नियम के विपरीत कार्य करना पड़े, कि जब जो पदार्थ है वो परासरण के नियमों के विपरीत अपनी कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ गति करते हैं। यानी जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोशिका को कुछ पदार्थों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो पदार्थ है वो ऑलरेडी कोशिका के अंदर अधिक सांद्रता में होते हैं, तब कोशिका क्या करती है? परासरण का नियम क्या कहता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों का गमन। तो ये जब कोशिका परासरण के नियम के विपरीत अर्थात कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ अणु को गति करवाती है तो इस प्रक्रिया में क्या होगा? कोशिका को ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी और कोशिका ऊर्जा खर्च करके परासरण के नियमों के विपरीत अर्थात कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर पदार्थों को लेकर जाती है। तो ये इसमें कोशिका खुद सक्रिय रहकर काम कर रही है या कोशिका खुद सक्रिय है। तो सक्रिय जब कोशिका होगी तो उसकी ऊर्जा भी खर्च होगी और ऊर्जा खर्च होगी तो इसका मतलब सजीव कोशिका काम कर रही है। तो ये एक जैविक प्रक्रिया होगी। और उच्च चयनात्मक का मतलब है कोशिका कुछ सिलेक्टेड या चयनित किए हुए पदार्थों को अंदर आने की अनुमति देती है और ये एक दिशीय होगी, यानी कोशिका कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर पदार्थों का गमन एक ही दिशा के अंदर होने देगी। और ये जो ऐसा परिवहन है वो तीव्र गति से संपन्न होगा। क्योंकि तीव्र गति से संपन्न इसलिए होगा क्योंकि इसमें कोशिका की ऊर्जा खर्च होती है, तो इसको तेज़ी से करने की आवश्यकता हो जाती है ताकि कोशिका की ऊर्जा भी कम खर्च हो और प्रक्रिया भी संपन्न हो जाए। तो ये कोशिका है वो सक्रिय परिवहन भी कर सकती है। अब सक्रिय परिवहन में होता क्या है
कि कोशिका ऐसा नहीं है कि कोशिका सीधे ही सक्रिय परिवहन कर लेती है। इसके लिए क्या होता है कि कोशिका झिल्ली में कुछ विशेष वाहकों की आवश्यकता होती है, और ये वाहक क्या करते हैं, ऊर्जा लेकर, कोशिका झिल्ली से ऊर्जा लेकर उन चयनित किए हुए पदार्थों को कोशिका के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के चैनल या पंप होते हैं। जैसे एक पंप है सोडियम और पोटेशियम पंप या पोटेशियम हाइड्रोजन पंप। ये पंप क्या करते हैं, कुछ विशेष आयनों को या अणुओं को कोशिका के अंदर प्रवेश करवाते हैं। लेकिन ये जो चैनल या पंप होते हैं ये कोशिका झिल्ली की ऊर्जा को खर्च करते हैं। इसमें से कुछ प्रोटीन भी होती है जो वाहक का कार्य कर सकती है। ऐसी प्रोटीनों को हम वाहक प्रोटीन कहते हैं। ऐसे कुछ वाहक भी होते हैं जो लिपिड प्रकृति के भी हो सकते हैं, जैसे लेसिथिन है, ये फोस्फोलिपिड है, तो ये भी वाहक का कार्य करता है। तीसरा इसका प्रकार का परिवहन है बल्क परिवहन। बल्क परिवहन में ये होता है कि कोशिका है वो बड़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च करके बहुत अधिक मात्रा में पदार्थों को एक साथ परिवहन करती है। तो ये भी एक तरह का सक्रिय परिवहन होगा। सक्रिय का मतलब होगा इसमें भी ऊर्जा है वो खर्च होगी, लेकिन इसमें होगा क्या कि कोशिका बड़ी मात्रा में एक साथ पदार्थों का परिवहन कर पाएगी। तो इसमें होगा क्या कि कोशिका है, जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, तो इसमें कोशिका क्या करेगी, जैसे कोई पदार्थ है इसके बाहर की तरफ, तो ये कोशिका एक पुट्टिका बना लेगी, इस पुट्टिका में इस पदार्थ को ले लेगी और पुट्टिका के माध्यम से अपने कोशिका के अंदर इसका परिवहन करेगी। कुछ पदार्थ जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनको ये एक पुट्टिका में भरकर कोशिका झिल्ली के माध्यम से इसको बाहर निकाल देगी। तो अंदर भी ले लेगी और बाहर भी ले लेगी। तो अपन ये ठोस और तरल पदार्थों को इसके संदर्भ में लेंगे। तो जो बल्क परिवहन वो होता क्या है कि एक प्रकार का सक्रिय परिवहन है, लेकिन इन पदार्थों का परिवहन पुट्टिकाओं की सहायता से होता है। और पुट्टिकाएं का निर्माण कौन करेगी, कोशिका झिल्ली करेगी। इन पुट्टिकाओं का निर्माण कोशिका झिल्ली की तरल प्रकृति के कारण होता है। तरल प्रकृति कोशिका झिल्ली की किस कारण होती है, लिपिड के कारण। हमने कहा था कि कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, तो लिपिड की तरल प्रकृति के कारण है वो जो कोशिका है वो कोशिका इस तरह से पुट्टिका का निर्माण कर लेती है और उस पुट्टिका के अंदर पदार्थ को भर लेगी और कोशिका के अंदर उसको पहुंचाने का काम कर देगी। तो कोशिका झिल्ली पुट्टिका बनाकर उन पदार्थों का परिवहन करेगी। अब ये दो तरीके से होगा, ये जो बल्क ट्रांसपोर्ट है या बल्क परिवहन है ये दो तरीके से होगा। एक तो होगा कि कोशिका है वो कुछ पदार्थों को अंदर ले, जिसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और कोशिका अगर कुछ उत्सर्जित पदार्थ, हानिकारक पदार्थ बने, उनको कोशिका से बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो जब उत्सर्जित पदार्थों को कोशिका से बाहर निकाला जाता है तो हम उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सो का मतलब एग्जिस्ट यानी बाहर निकालना, एंडो का मतलब अंदर लेना। तो एंडोसाइटोसिस का मतलब हो गया है कोशिका के पदार्थों को कोशिका के अंदर लेना, और एक्सोसाइटोसिस का मतलब हो गया है एग्जिट यानी बाहर निकालना, कोशिका के से बाहर जो उत्सर्जित हानिकारक पदार्थ है उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया एक्सोसिस्ट है। अभी एंडोसाइटोसिस में अपन दो तरह के पढ़ेंगे। इसमें अपन पढ़ेंगे पिन्नोसाइटोसिस पढ़ेंगे, और एक अपन पढ़ेंगे फेगोसाइटोसिस। तो पिन्नो का मतलब होता है तरल, जिसे अपन तरल को पीते हैं, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो जब तरल पदार्थों को अंदर लेने की जो प्रक्रिया है वो पिन्नोसाइटोसिस कहते हैं। इसको सेल ड्रिंकिंग भी कहेंगे अपन, ड्रिंक करना या पीना। सेल ड्रिंक या पीती है किसको, तरल पदार्थों को, तो सेल ड्रिंकिंग या जिसको पिन्नोसाइटोसिस भी कहते हैं, इसमें तरल पदार्थ ले जाते हैं। और फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया में कोशिका है वो ठोस पदार्थों को अंदर लेती है। तो अपन ये चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। तो देखो बल्क परिवहन दो तरह का हो गया। एंडोसाइटोसिस का मतलब एंडो यानी अंदर, और साइटोसिस का मतलब कोशिका के अंदर लेने की प्रक्रिया, या इसको इजेशन भी बोलते हैं। इजेशन का मतलब होता है अंतःग्रहण। और दूसरा होता है ईफेजी या एक्सोसाइटोसिस, या इसको अपन कहते हैं सेल वोमिटिंग। सेल वोमिटिंग का मतलब होता है सेल को उल्टी होना, यानी उल्टी का मतलब हो गया सेल द्वारा कोशिका जो हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर फेंकने की प्रक्रिया या बाहर निकालने की प्रक्रिया। इसको ईफेजी या एक्सोसाइटोसिस या सेल वोमिटिंग भी कहते हैं। तो ये एंडोसाइटोसिस है। जब हमने बताया कि एंडोसाइटोसिस यानी कोशिका पदार्थों को
पुट्टिकाओं की सहायता से अंदर लेने की प्रक्रिया या अंतःग्रहण। अब जब अंदर कैसे लेती है, अगर कोई कोशिका किसी पदार्थ को अंदर ले रही है और वो पदार्थ तरल पदार्थ है, तो तरल पदार्थों को अंदर लेने की प्रक्रिया को हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग। पिनोसाइटोसिस कह दो या इसको सेल ड्रिंकिंग कह दो। ये सेल ड्रिंकिंग या पिनोसाइट क्या होता है, पुट्टिकाओं की सहायता से तरल पदार्थों को अंदर लेने की प्रक्रिया को, यानी पुट्टिकाओं की सहायता से तरल पदार्थों को अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग। तरल पदार्थ युक्त जो पुट्टिका रहेगी, जिसमें पुट्टिका में तरल पदार्थ भरा रहेगा, उस पुट्टिका को अपन कहेंगे पिनोसोम। उस बॉडी को हम पिनोसोम कह देंगे। इसके द्वारा अंतःग्रहण या जो कोशिका पदार्थ है उसको अंदर लिया जाता है। इस क्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन है वो एक लेविस साइंटिस्ट हुए हैं, उन लेविस साइंटिस्ट ने इस प्रक्रिया का अध्ययन किया है। लेविस ने पिनोसाइटोसिस का सर्वप्रथम अध्ययन किया था, मतलब तरल पदार्थों को अंदर लेने की प्रक्रिया पिनोसाइटोसिस। और अगर कोई ठोस पदार्थ है उसको कोशिका अंदर ले रही है तो उसको हम कहेंगे फेगोसाइटोसिस। तो दूसरा है फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस का मतलब हो गया ठोस पदार्थ, ये इसको आप कहेंगे सेल ईटिंग का मतलब होता है खाना, तो हम ठोस पदार्थ को खाते हैं। तो सेल ईटिंग या फेगोसाइटोसिस का मतलब है कि जब कोशिका है वो पुट्टिकाओं की सहायता से ठोस पदार्थों को अंदर ग्रहण करती है या अंदर लेती है। तो पुट्टिकाओं की सहायता से ठोस पदार्थों के अंतर्ग्रहण को क्या कहेंगे, फेगोसाइटोसिस या सेल ईटिंग, यानी ठोस पदार्थों को अंदर लेना। अब ये जो ठोस पदार्थ जिस पुट्टिका में भरे रहेंगे, जिसमें ठोस पदार्थ भरे रहेंगे, उसको अपन बोलेंगे फेगोसोम। जैसे उसको हम कह रहे थे पिनोसोम, इसको कह देंगे फेगोसोम। और ये फेगोसोम फिर क्या होते हैं, अब ठोस पदार्थ है तो इनको पचाने की ज़रूरत होती है, तो ये फेगोसोम क्या करते हैं, धीरे धीरे लाइसोसोम के पास जाकर उस लाइसोसोम से जुड़ जाते हैं और जुड़कर इन जो ठोस पदार्थ है उनका पाचन कर लेते हैं। इस क्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन मेचिनकोफ नामक साइंटिस्ट ने किया था। एक मेचिनकोफ साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने सबसे पहले फेगोसाइटोसिस या सेल ईटिंग प्रक्रिया का है वो अध्ययन किया था। तो ये इसकी एंडोसाइटोसिस को दो भागों में बांट रहे हैं अपन, पिन्नो यानी तरल पदार्थों को अंदर लेना और ठोस पदार्थों को अंदर लेना, फेगोसाइटोसिस। अब कोशिका में जितने भी उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं या हानिकारक पदार्थ बनते हैं उनको बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी है। तो कोशिका द्वारा हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम एक्सोसाइटोसिस या सेल वोमिटिंग या ईफेजी कहते हैं। कुछ इसके कार्य और देख लेते हैं अपन। जैसे इसके कुछ इम्पोर्टेंट कार्य और है कि कोशिका झिल्ली की तरल प्रकृति होने के कारण, तरल प्रकृति किसी कारण होते हैं, हमने पढ़ा है कि तरल प्रकृति लिपिड के कारण होती है। तो इस लिपिड के कारण तरल प्रकृति है यानी बिल्कुल लचीली है कोशिका झिल्ली, तो इसके कारण से सेल की ग्रोथ भी होती है, आसानी से सेल है वो बड़ी होती जाती है। इंटरडिजिटेशन का निर्माण होता है, हमने कहा कि इंटरडिजिटेशन प्रवर्धनुमा संरचनाएं होती है जो दो कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली द्वारा बनते हैं और इस तरह से फंस जाते हैं और कोशिका को स्थायित्व प्रदान करते हैं। इसी तरह से माइक्रोविलाई, हमने कहा था इस तरह से माइक्रोविलाई बन रही थी, तो माइक्रोविलाई भी तरल प्रकृति के कारण ही बनती है। किसी भी पदार्थ का कोई कोशिका झिल्ली के अंदर को स्रावण हो रहा है या एंडोसाइटोसिस हो रहा है या कोशिका सेल डिवीजन या सेल कोशिका विभाजन कर रही है, तो ये सारी क्रियाएं संपन्न कोशिका झिल्ली के द्वारा होती है, तो इसकी तरल प्रकृति के कारण ही ये संभव होती है। तो ये सारा काम कोशिका झिल्ली कर रही है। एक इसका इम्पोर्टेंट काम है एंटीजन निर्माण करना। तो एंटीजन निर्माण करने के लिए, एंटीजन निर्माण में हमने ये कहा था कि हमने एक जब कोशिका पढ़ी थी, हमने कोशिका झिल्ली की तरल मोज़ेक मॉडल पढ़ा, तो हमने कहा था कि उसके ऊपर बाह्य प्रोटीन होती है लिपिड के परतों के बीच में, तो इनके ऊपर कुछ विशेष कार्बोहाइड्रेट की संरचनाएं लगी रहती है, जिनको हमने कहा था कुछ प्रोटीन्स के साथ लगी रहती है। इन संरचना को हमने कहा था ग्लाइकोप्रोटीन, जैसे प्रोटीन के साथ लगी हुई है। कुछ जो लिपिड के साथ लगी रहती है उनको हम कह रहे थे ग्लाइकोलिपिड। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन है, इसके कारण से ये कोशिका झिल्ली उबड़ खाबड़ हो रही थी, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये एंटीजन निर्माण का कार्य करते हैं। और ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों, ये जो दोनों है ये कोशिका झिल्ली पर
जो विशेष प्रकार की विशेष स्थलों के निर्माण में भी काम करते हैं, जो कई बार अंग प्रत्यारोपण के समय मिलान करने के कार्य करते हैं। तो एंटीजन देखिए, तो कोशिका झिल्ली की बाह्य सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब हो गया ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन के साथ जो कार्बोहाइड्रेट जुड़े रहते हैं उनको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ये ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं जो एंटीजन के निर्माण में सहायक होते हैं और साथ ही कोशिका अभिज्ञान का कार्य भी करते हैं, यानी कोशिका का पहचान स्थल के रूप में भी ये कार्य करते हैं। तो ये भी कोशिका झिल्ली का काम हो गया, एंटीजन निर्माण का कार्य करना। चौथा इसका इंपॉर्टेंट कार्य है कि कोशिका झिल्ली पर उपस्थित जो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड वो जब अंग प्रत्यारोपण किया जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोई अंग जैसे किडनी या लीवर या अन्य किसी अंग का प्रत्यारोपण किया जाता है, तो उनके ऊतकों के मिलान करने में भी ये सहायक होते हैं। अगर ये कोशिका झिल्ली पर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का मिलान अच्छी तरीके से हो जाता है तो उसका अंग प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया जा सकता है। नेक्स्ट इसका कार्य है, कोशिका झिल्ली ऑक्सीजन और CO2 हेतु मुक्त रूप से पारगम्य होती है। ये हम जानते हैं कि जो कोशिका झिल्ली है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के हेतु पूरी तरह से पारगम्य होती है, तभी हमारी जो कोशिकाएं हैं वो आसानी से श्वसन कर पाती है। तो ये एक तरीके से O2 और CO2 के लिए मुक्त पारगम्य की काम करती है। बाकी आयनों या अन्य अणुओं के लिए मुक्त रूप से पारगम्य नहीं है, उनके लिए कैसी है, चयनात्मक पारगम्य है। लेकिन O2 और CO2 के लिए क्या है, पूरी तरीके से पारगम्य है। एक इसका इम्पोर्टेंट काम और है कि ऑक्सीकारी फास्फोरीकरण में सहायक, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ATP का निर्माण करना। तो ये हमारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ATP का निर्माण होना, ये होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है वो भी प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो उस झिल्ली में क्या होता है कि ATP का निर्माण होता है। तो ये भी एक कोशिका झिल्ली का एक काम हो गया है। हमारे यकृत में जैसे कुपर कोशिकाएं पाई जाती है जो मृत RBC का भक्षण करती है। हमारी स्प्लीन है जो प्लिया, उसमें रेटिकुलर सेल्स होती है, जाल जैसी कोशिकाएं। संयोजक में हिस्टियोसाइट्स पाई जाती है। मोनोसाइट हमारे रक्त में पाई जाती है। न्यूट्रोफिल पाई जाती है हमारे रक्त में। और अमीबा है वो सभी फेगोसाइटोसिस की क्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो ये जितने भी जाए यकृत की कुपर कोशिका हो, हमारे प्लिया स्प्लीन के रेटिकुलर सेल हो, संयोजक की हिस्टियोसाइट्स हो, रक्त की मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल हो, और अमीबा, ये फेगोसाइटोसिस क्रिया द्वारा किसी भी पदार्थ को अंदर लेकर उसको पचाने का काम या नष्ट करने का काम करते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात है इसकी कि सबसे पतली झिल्ली है वो टोनोप्लास्ट होती है। टोनोप्लास्ट किसकी झिल्ली होती है, रिक्तिका की, ये रिक्तिका की झिल्ली कहलाती है। और ये देखा गया है कि सबसे मोटी जो कोशिका झिल्ली है वो खरगोश की RBC को माना जाता है। तो खरगोश का जब अपन ब्लड देखते हैं तो वो बहुत गाढ़ा होता है। कारण क्या है कि उसका कोशिका झिल्ली है वो RBC की काफ़ी मोटी पाई जाती है। तो इस तरह से हमारा पूरा एक कोशिका झिल्ली का ये चैप्टर है वो पूरा होता है। और नेक्स्ट हम चैप्टर में कोशिका द्रव्य के बारे में चर्चा करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने अपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।